Hello students, this is our next lecture and we are completing modern Indian history through MCQs and explanation आपको मेनली एक्सप्लेनेशन पर फोकस करना है बट आई बी टेलिंग यू कि किस तरह से आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो एंड अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है रिवाइज करने का। एंड आप देख सकते हो अभी हम लोग सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, पर्सनालिटीज़ के क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। एंड लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो फार 4 लेक्चर्स इसमें अपलोड हो चुके हैं। एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको हर किसी की, जैसे हर टॉपिक्स की, हर सब्जेक्ट की। पॉलिटी की मिल जाएगी, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की मिल जाएगी, ज्योग्राफी की मिल जाएगी। तो इस तरह से आप प्लेलिस्ट डायरेक्टली रेफ़र करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि चैनल पर आपको लेक्चर्स जैसे ढूंढने पड़ेंगे, पार्ट 1 उसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरह से, बट वहाँ पर एक जगह पर मिल जाएगा आपको। ऑल राइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट राजा राम मोहन रॉय। First option says that he started the Tattvabodhini Patrika in Bengali for the rational study of India's past. He founded the Vedanta College in Calcutta. Third option, he propagated monotheism based on the concept of unity of God, that is Tawhid. इनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं? 1 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3. So tell me the correct answer. Okay, so if you know little bit about, even a little bit about the socio-religious reform movements ना, तो आपको पता होना चाहिए कि जो तत्वबोधिनी सभा थी या तत्वबोधिनी पत्रिका थी वो देवेंद्र नाथ टैगोर से एसोसिएटेड है, वो राजा राम मोहन रॉय से एसोसिएटेड नहीं है। तत्वबोधिनी पत्रिका बंगाली में देवेंद्र नाथ टैगोर ने लिखी थी, मंथली ये था, और ये 1839 1843 के अराउंड ये स्टार्ट करी गई थी। सो राजा राम मोहन रॉय डिडंट फाइंड दिस पत्रिका। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाता है एंड दैट लीव्स द ऑप्शन सी इज़ द एज द करेक्ट आंसर। सी, राजा राम मोहन रॉय एक इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, बिकॉज ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। इन्होंने इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करने की कोशिश की थी। जैसे जो भी उस टाइम पर रैशनल आइडियाज़ थे, जो प्रोग्रेसिव आइडियाज़ थे, वो इंडियन सोसाइटी में बेसिकली ब्रिंग अप करने की कोशिश करी थी। जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ के, वेस्टर्न ट्रेडिशंस के प्रोग्रेसिव आइडियाज़ थे वो यहाँ पर इनकलकेट करने की कोशिश करी थी। 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा, ही फाउंडेड द आत्मीय सभा इन कैलकटा। ये एक तरह का सभा होता था, एक तरह की आप ये मान सकते हो कि एक ऐसा ग्रुप डिस्कशन होता था जो कि रिलीजियस और सोशल इश्यूज़ को डिस्कस करते थे। उसके बाद 1828 में इन्होंने ब्रह्मो सभा एस्टेब्लिश करी, जो कि आगे जाकर ब्रह्मो समाज बन गई। एंड ये एक इम्पोर्टेंट सेंटर था मोनोथिज्म, मोनोथिस्टिक प्रैक्टिसेस को प्रोपेगेट करने के लिए। ये एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म था रिलीजियस रिफॉर्म के लिए। नाउ इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को बहुत ज़्यादा एक तरह से प्रमोट किया था। दैट इज़ वाई इन्होंने कैलकटा में 1825 में वेदांता कॉलेज की भी, वेदांता कॉलेज भी एस्टेब्लिश किया था, जहाँ पर इंडियन लर्निंग्स को वेस्टर्न साइंटिफिक नॉलेज के साथ कंबाइन किया जा सके। सो 1815 में आत्मीय सभा, 1825 में वेदांता कॉलेज एट कैलकटा, देन 1828 ब्रह्मो सभा विच लेटर बिकेम ब्रह्मो समाज। एंड देन टॉकिंग अबाउट दिस तत्वबोधिनी पत्रिका, तत्वबोधिनी सभा, ये एसोसिएटेड थी देवेंद्र नाथ टैगोर के साथ। तत्वबोधिनी पत्रिका भी देवेंद्र नाथ टैगोर की थी। ये एक बंगाली जर्नल थी। 1833 में एक्चुअली राजा राम मोहन रॉय की डेथ हो जाती है और 1839 में ये सभा एस्टेब्लिश करी गई थी। तो ये राजा राम मोहन रॉय की डेथ के बाद एस्टेब्लिश करी गई थी देवेंद्र नाथ टैगोर की लीडरशिप में। सिमिलरली इसकी जो पत्रिका थी वो 1843 में आई थी।
आपको हो सकता है कि ये ईयर उतना इम्पोर्टेंट ना हो सभा और पत्रिका का, बट ये वाले ईयर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, जैसे 1815, 1828, 1825 एंड 1833। ऑल गुड। चलो, नाउ टॉकिंग अबाउट एजुकेशनल रिफॉर्म्स, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने। ऑल्सो इन्होंने इस्लामिक थॉट को काफ़ी डीपली स्टडी किया था। रैशनलिस्ट ट्रेडिशन से, वेस्टर्न जो रैशनलिज्म था उससे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। इन्होंने यूनिटी ऑफ गॉड की बात की थी, मोनोथिज्म की बात की थी कि एक ही भगवान है, उसके ऊपर एम्फेसाइज किया था, है ना। ब्लाइंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस को ये अपोज करते थे। अच्छा, एक चीज़ बताऊँ इसमें, जो भी ये हमारे रिफॉर्मिस्ट रहे हैं ना, जो बेसिकली सोशो रिलीजियस रिफॉर्म के लीडर्स रहे हैं, ये हमेशा मॉडर्न साइंटिफिक और वेस्टर्न एजुकेशन को तो प्रमोट करेंगे। तो कुछ सारी चीज़ें ना, कुछ सारे स्टेटमेंट्स ऐसे माइल्ड होती हैं कि हाँ ये किया होगा, है ना, क्योंकि एग्जामिनर के पास भी उसके अगेंस्ट एविडेंस तो होगा नहीं कि ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया होगा। तो ऐसे केस में जो आपको आइडियल ऑप्शन लगता है वो सही होता है, कि मतलब ये प्रिंसिपल है, एक तरह से सही चीज़ है तो वो सही होगी। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्रिंसली स्टेट्स वर एक्वायर्ड बाय द ब्रिटिश अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स। 2-3 बार हम लोग ये डॉक्ट्रिन वैसे कवर कर चुके हैं। ऑप्शंस हैं हमारे पास सतारा, ग्वालियर, संबलपुर, नागपुर, उदयपुर। सो कौन सा इसमें करेक्ट है? 1, 2 एंड 4 ओनली, 1, 3, 4 एंड 5, 2, 3 एंड 5, 1, 4 एंड 5। ऑल राइट, सो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इफ़ यू नो इट यू नो इट, इफ़ यू डोंट नो इट यू डोंट नो इट। यहाँ पर एलिमिनेशन नहीं हो सकता है। बट जहाँ तक बार बार अपन डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स के बारे में पढ़ते हैं, तो मैंने तो कहीं पर भी ग्वालियर नाम तो नहीं पढ़ा है। सो ग्वालियर का एनेक्सेशन इसके अंडर नहीं हुआ था, है ना। सब कोई लिस्ट तो पड़ेगा ही ना, कौन कौन से स्टेट्स एनेक्स किए गए थे। सो दैट मेक्स ऑप्शन नंबर 2 एलिमिनेट हो जाता है यहाँ से। और हमें इतना पता है कि सतारा was there, संबलपुर was also there, so 1 and 3 तो होना चाहिए। सो यहाँ पर that makes the option number B as correct option। सो इसमें ग्वालियर नहीं होगा। यू नो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स ये एक एनेक्सेशन की पॉलिसी थी। किससे एसोसिएटेड है? मतलब इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को एनेक्स करने के लिए लॉर्ड डलहौसी से एसोसिएटेड है। लॉर्ड डलहौसी जो कि गवर्नर जनरल रहे 1848 से लेकर 1856 तक, 48 to 56। इस पॉलिसी के अंडर क्या था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी प्रिंसली स्टेट को एनेक्स कर सकती थी। और इसका प्रिंसिपल क्या था कि मान लो कि अगर कोई मेल हेरिडिटरी आगे वो नहीं है, अगर मान लो कि रूलर मर जाता है बट उसके पीछे उसके जो स्टेट है उसका कोई हेरिडिटरी वो नहीं है, तो आई मीन टू से कि मे बी जैसे ही डजेंट हैव ए सन, है ना, तो उस केस में उसका जो स्टेट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाएगा। आई बात समझ में? मतलब अगर मान लो किसी ने सन एडॉप्ट किया हुआ है, एडॉप्टेड सन है किसी के पास, तो वो उसको सक्सीड नहीं कर सकता है। तो अगर कोई नहीं है आगे सक्सीड करने के लिए उस स्टेट के अंदर, तो वो सीधा सीधा वो स्टेट ईस्ट इंडिया कंपनी को चला जाएगा। एडॉप्टेड सन जो है ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी को तो ले सकता है बट राइट टू स्टेट नहीं होगा। उस स्टेट को सक्सीड वो नहीं करेगा आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। सो फाइनल डिसीजन इसके रिगार्डिंग किसके पास रहेगा? ब्रिटिश के पास रहेगा, ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी के पास रहेगा। सो बहुत सारे स्टेट्स थे जो कि इस पॉलिसी के अंडर एनेक्स करे गए थे। जैसे 1848 में सतारा वॉज अनेक्स्ड, 1850 में संबलपुर वॉज अनेक्स्ड, 1852 में उदयपुर वॉज अनेक्स्ड एंड 1853 में नागपुर वॉज एनेक्स्ड एंड 1854 में झांसी। झांसी तो आपको पता है कि सबसे बाद में, ऐसे याद रखो झांसी सबसे बाद में था, बिकॉज जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था उसमें रानी ऑफ झांसी का भी कंट्रीब्यूशन था, उससे याद रह जाएगा। बाकी सतारा संबलपुर सबसे पहले था, ये ऐसे याद रह जाएगा। 48, 50 एंड देन 52, 2-2 साल का गैप है। फिर 53, 54,
53, 54, फिर 1 ईयर का गैप है ना। तो 2 बार 2 ईयर्स का गैप है और 2 बार 1 ईयर्स का गैप है। यहाँ पर सबसे पहले सतारा है, दूसरा संबलपुर है। सो सतारा संबलपुर एक ही बार में एस एस, एंड देन बीच में उदयपुर है। उदयपुर, नागपुर, झांसी, सिंपल है। झांसी सबसे लास्ट में है एंड उदयपुर, नागपुर, इसको सुन से याद रख सकते हो, सन से, सिंपल, उदयपुर, नागपुर एंड देन झांसी लास्ट में। सो ये सारे स्टेट्स थे जो कि इस पॉलिसी के अंडर एनेक्स करे गए थे। ठीक है, अब यहाँ पर 2 स्टेट्स का कन्फ्यूज़न हो सकता है, जैसे कि अवध को भी 1856 में एनेक्स करा गया था, बट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर नहीं हुआ था। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ये मिस गवर्नमेंट के बेसिस पर इसको एनेक्स किया गया था कि वहाँ का जो नवाब है वो काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल और सोशल अरेंजमेंट्स में डिसरप्ट कर रहा था, है ना। तो नवाब की वजह से उन्होंने मिस गवर्नमेंट का लगाकर एनेक्स कर लिया, जैसे आजकल प्रेसिडेंट्स रूल लगा देते, तो उस तरह से आप मान कर चलो। अब ग्वालियर जो है, ग्वालियर को भी इस डॉक्ट्रिन के अंडर एनेक्स नहीं किया गया था। जब फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था तो उसमें ये ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर आ गया था। जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था उसमें ग्वालियर ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर आ गया था। सो ग्वालियर और अवध का याद रखना है कि ये दोनों डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में नहीं थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन मॉडर्न इंडिया, शारदा सदन एंड मुक्ति मिशन या मुक्ति सदन, सो 2 सदन है ये, शारदा सदन एंड मुक्ति सदन, वर एस्टेब्लिश्ड बाई, कि इनमें से कौन से रिफॉर्मर ने ये एस्टेब्लिश करे थे? पंडिता रामबाई, सावित्रीबाई फुले, BM मालाबारी, सरला बाला देवी चौधरानी। सो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? All right. So the right answer here is पंडिता रामाबाई। अगेन you know it, you don't know it, you don't know it, है ना, क्योंकि इसमें ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। टॉकिंग अबाउट पंडिता रामाबाई, ये एक लीडिंग वुमेन सोशल रिफॉर्मर थी 19th सेंचुरी की। इन्होंने शी डेडिकेटेड हर एंटायर लाइफ वुमेन की कंडीशंस को इम्प्रूव करने में, पर्टिकुलरली जैसे जो चाइल्ड विडोज़ होती थी या डेस्टिट्यूट वुमेन होती थी या जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस थे उनके लिए काम करती थी। इनको पंडिता का टाइटल मिला था, पंडिता एंड सरस्वती। पंडिता एंड सरस्वती ये 2 टाइटल्स इन्हें मिले थे, जो कि एक तरह से एक्सेप्शनल पोजीशन को दिखाते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में अचीव करी थी फॉर्मल एजुकेशन में। रिनाउंड संस्कृत स्कॉलर थी ये, जिसकी वजह से इनको पंडिता और सरस्वती का टाइटल मिला था। विमेन एजुकेशन, विडोज़ अपलिफ्टमेंट के लिए काफ़ी काम किया था इन्होंने। इनके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो आर्य महिला समाज पुणे में इन्होंने एस्टेब्लिश किया था एलोंग विद MG रानाडे एंड RG भंडारकर। आर्य महिला समाज, पंडिता रामाबाई प्लस MG रानाडे प्लस RG भंडारकर। विमेन एजुकेशन को काफ़ी फोकस किया था इन्होंने नियरली 300 वीमेन को बाय 1882 एजुकेट भी किया था। शारदा सदन इन्होंने बॉम्बे में एस्टेब्लिश किया था 1889 में। ये एक तरह का शेल्टर हाउस आप बोल सकते हो, जहाँ पर चाइल्ड विडोज़ को एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी, शेल्टर प्रोवाइड किया जाता था। टॉकिंग अबाउट मुक्ति मिशन, सो शारदा सदन ये बॉम्बे में, मुक्ति मिशन इन्होंने पुणे में एस्टेब्लिश किया था, जो कि बेसिकली आउटकास्ट चिल्ड्रन या जैसे ऑर्फन्स, अनाथ हो गए या डेस्टिट्यूट वुमेन या विडोज़, उनके लिए रीहैब के लिए ये बेसिकली था। ठीक है, तो मुक्ति मिशन और शारदा मिशन, शारदा सदन, ये दोनों ही किससे एसोसिएटेड है? पंडिता रामाबाई से। इनका एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल बुक भी रहा है, हाई कास्ट हिंदू वुमेन।
हाई कास्ट हिंदू वुमेन, जिसमें इन्होंने वुमेन की जो कंडीशंस है, जो फेस करती थी वुमेन उस टाइम पर, सोशल कंडीशंस, उसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था, जैसे कि फोर्स्ड चाइल्ड मैरिज या फिर विडोहुड या फिर लैक ऑफ एजुकेशन, इन सब के से रिलेटेड है ना। सो ये हमें याद रखना है। लिटरेरी वर्क्स जैसे यहाँ पर है स्त्री धर्म नीति एंड हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ये दोनों इनके ही लिटरेरी वर्क्स हैं। बाकी जो वुमेन रिफॉर्मर्स ऑप्शंस में मेंशन्ड है ना, उसमें सरला बाला देवी चौधरानी एसोसिएटेड है भारत स्त्री महामंडल से। बाकी BM मालाबारी का सुना होगा आपने, सेवा सदन 1908 में बॉम्बे में। ईयर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट रिमेंबर सेवा सदन किसका, BM मालाबारी, जिसमें चाइल्ड मैरिज को अपोज किया था। सावित्री बाई फुले, गर्ल्स एजुकेशन, गर्ल्स को, ये टीचर थी, गर्ल्स को पढ़ाती थी, एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को इन्होंने फाइट किया था। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के अपलिफ्टमेंट के लिए इन्होंने काम किया था। यही बात समझ में। सो ये सारा हमें याद रखना है। मेनली पंडिता रमाबाई एसोसिएटेड है शारदा सदन एंड मुक्ति सदन से। इनके लिटरेरी वर्क्स थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बाकी BM मालाबारी एसोसिएटेड है सेवा सदन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस एक फॉर्म करी गई थी, उसका क्या रीज़न था? ऑप्शन ए कहता है कि जो डिफरेंट सोशल रिफॉर्म ग्रुप्स थे या ऑर्गेनाइजेशंस थी बंगाल की, उन्होंने यूनाइट करके ये एक सिंगल बॉडी फॉर्म की थी ताकि इश्यूज़ को डिस्कस किया जा सके, है ना, और बाकी पेटिशंस लगाई जा सके गवर्नमेंट को। बी ऑप्शन है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थे वो डज नॉट वांट टू इंक्लूड सोशल रिफॉर्म इन इट्स डेलिब्रेशंस एंड इसलिए ये सेपरेट बॉडी फॉर्म करने का डिसीजन लिया था। ऑप्शन सी कहता है कि BM मालाबारी एंड MG रानाडे डिसाइडेड टू ब्रिंग टुगेदर ऑल सोशल रिफॉर्म ग्रुप्स ऑफ द कंट्री अंडर वन ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन डी इज नन ऑफ द स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। सी whenever we study about नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, सबसे पहली लाइन आप कहीं पर भी पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा इट वॉज द सोशल रिफॉर्म विंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1887 में इट एमर्ज्ड एंड इट वॉज एन इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म टू डिस्कस सोशल इश्यूज़। अर्ली जो इंडियन नेशनलिज्म था उसमें जो सोशल इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करने के लिए ये फॉर्म करी गई थी। एंड यस इट वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद MG रानाडे क्योंकि ये उस टाइम पर सोशल रिफॉर्मर थे। बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस इनिशियली 1885 में जब फॉर्म करी गई थी तो इनका मेन कंसर्न था पॉलिटिकल डिमांड्स रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल या एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स रखना। तो सोशल रिफॉर्मर्स को ये लगा कि एक ऐसा फोरम होना चाहिए जहाँ पर सोसाइटी के इश्यूज़ डिस्कस किए जा सकें एंड दैट इज़ वाई ये विंग फॉर्म करी गई थी नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस पब्लिक डिबेट के लिए, ताकि कांग्रेस के जो इश्यूज़ हैं ना उनके बीच में ये इंटरफियर ना करें और ये अलग से सोशल रिफॉर्म, सोशल इश्यूज़ को ब्रिंग अप करते रहें, जैसे कि इंटरकास्ट मैरिजेज़, पॉलीगैमी का अपोजिशन एंड बहुत सारी जो और प्रैक्टिसेस चल रही थी उसके अगेंस्ट उस आवाज़ उठाना, उसके अगेंस्ट डिबेट्स करना। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। तो 1887 में इट वॉज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ MG रानाडे, मेनली फंक्शनड एज ए सोशल रिफॉर्म विंग एसोसिएटेड विद द कांग्रेस INC। ये एक सेपरेट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही थी जहाँ पर सोशल एंड रिलीजियस इश्यूज़ को डिस्कस किया जा सके, क्योंकि INC लीडर्स स्ट्रांगली फोकस थे पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स के ऊपर।
तो इसलिए सेपरेट प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी। मेन ऑब्जेक्टिव्स इनका था इंटरकास्ट मैरिजेस प्रमोट करना, कुलिनिज़म को अपोज करना। कुलिनिज़म क्या था? एक सिस्टम, एक टाइप का सिस्टम था जिसमें कास्ट बेस्ड हायरार्की होती थी, जो कि पर्टिकुलरली बंगाली ब्राह्मण्स में परफॉर्म किया जाता था या फिर वहाँ पर प्रिवलेंट था। पॉलीगैमी को अपोज करना, और जो भी हार्मफुल सोशल प्रैक्टिसेस उस टाइम पर चल रही थी ना, उसके लिए एक वाइडर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ फ्री थिंकिंग एंड स्प्रेड। बेसिकली क्वेश्चन क्या है, यंग बंगाल मूवमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव था? जो हेनरी विवियन डेरोजियो, इन्होंने जो यंग बंगाल मूवमेंट चलाया था ना, उसका मेन पर्पस क्या था? ये हिंदू कॉलेज के टीचर थे और इन्होंने ये मूवमेंट चलाया था, तो इसका क्या पर्पस था, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 कहता है कि टू प्रमोट फ्री थिंकिंग एंड स्प्रेड वेस्टर्न एनलाइटनमेंट प्रैक्टिसेस एंड आइडियाज़ अमंग द मासेस। ऑप्शन 2 कहता है, आई मीन टू से कि नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, टू एडवोकेट फॉर द बेटर ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन लेबर वर्किंग अब्रॉड इन ब्रिटिश कॉलोनीज। ऑप्शन 3, टू डिमांड डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल। सो इसमें कौन सा सही है? 2 and 3 ओनली, सॉरी 1 and 3 ओनली, 2 and 3 only, 1 and 2 only, 1, 2 and 3 only. Now in this question there is straight away elimination. एक ऑप्शन पूरी तरह से एलिमिनेट हो रहा है। उस टाइम पर डोमिनियन स्टेटस की कोई बात नहीं चली थी। ये इंडियन जो फर्स्ट रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, उससे भी पहले की बातें हैं ये। 1820s या फिर 1830s के अराउंड दिस मूवमेंट एमर्ज्ड। ठीक है, तो तब डोमिनियन स्टेटस तो तब क्वेश्चन में ही नहीं था, कोई सोच ही नहीं रहा था। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ इनकरेक्ट हो जाता है, थर्ड स्टेटमेंट। सो यहाँ थर्ड एलिमिनेट हो जाता है एंड वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 1 and 2 ओनली। सो यंग बंगाल मूवमेंट एमर्ज हुआ था ड्यूरिंग दिस पीरियड, लेड बाय हेनरी विवियन डेरोजियो। इसका मेन पर्पस था इंडियंस को हायर सर्विसेज में इंक्लूड करना, प्रोटेक्शन ऑफ रियोट्स फ्रॉम जमींदारी ऑपरेशन, एंड इंडियन लेबर जो बाहर काम कर रही है उसको बेटर ट्रीट करना, कंपनी का जो चार्टर है उसको रिवाइज करना, प्रेस की फ्रीडम एंड ट्रायल बाय ज्यूरी, विमेन के राइट्स एंड विमेन एजुकेशन को सपोर्ट करना या फिर उनको इम्प्रूव करना। सो स्ट्रॉन्गली ये वेस्टर्न एनलाइटनमेंट आइडियाज से इन्फ्लुएंस्ड था, पर्टिकुलरली जैसे फ्री थॉट, लिबर्टी, रैशनलिटी, उस पर ये बात करता था। सो मेनली इट वॉज नॉट कंसर्न्ड विद कि नॉट ओनली कंसर्न्ड विद रिलीजियस रिफॉर्म्स, इसमें पॉलिटिकल सोशल डिमांड्स भी रखी गई थी, जैसे कि इंडियंस को हायर सर्विसेज में इंक्लूड करो, पेजेंट्स को प्रोटेक्ट करो, इंडियन लेबर को ट्रीटमेंट जो है वो अच्छा करो, विमेन एजुकेशन, विमेन राइट्स की ये मूवमेंट बात करता था। आई बात समझ में? सो डोमिनियन स्टेटस इसका कभी ऑब्जेक्टिव था ही नहीं। सो दोनों करेक्ट हैं, थर्ड ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉपुलर लिटरेरी वर्क्स हैं यहाँ पर एंड रिटन बाय, तो आपको बताना है कि कितने करेक्ट हैं। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले का था क्या? हाई कास्ट हिंदू वुमेन, अभी हमने पढ़ा भी था इसके बारे में, पंडिता रामाबाई, सुल्तान्स ड्रीम, बेगम शेखावत हुसैन, रोकेया शेखावत हुसैन। तो इसमें कौन सा करेक्ट है हमारे पास?
Okay, so speaking about Ghulamgiri, yes, it was written by Jyotiba Phule, pretty much correct. ये मराठी लैंग्वेज में लिखा गया था. इसका मेन थीम था कि कास्ट ऑपरेशन को क्रिटिसाइज करना, ब्राह्मणिकल डोमिनेशन को क्रिटिसाइज करना, है ना. सो ये इट वॉज रिटन बाय ज्योतिबा फुले, गुलामगिरी. टॉकिंग अबाउट हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ये पंडिता रामाबाई का था, बिल्कुल सही है. और हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था पंडिता रामाबाई, जिससे एसोसिएटेड वो मुक्ति सदन एंड शारदा सदन, सेवा सदन बीएम मालाबारी से एसोसिएटेड था, याद है. तो इस तरह से चीज़ें ना रिकॉल करते रहा करो. नाउ स्पीकिंग अबाउट सुल्तानाज ड्रीम, सुल्तान्स ड्रीम, ये एक्चुअली फेमिनिस्ट साइंस फिक्शन साईफाई वर्क है, फेमिनिस्ट साईफाई वर्क. इसमें एक्चुअली एक ऐसी सोसाइटी को इमेजिन किया जाता है जहाँ जेंडर इक्वालिटी है ना. आज का फेमिनिज्म वो वाला नहीं, मतलब जहाँ पर जेंडर इक्वालिटी है, विमेन की कंडीशन इम्प्रूव्ड है. सो जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स हैं उसको ये चैलेंज करता है, जो उस टाइम पर विमेन पर रिस्ट्रिक्शंस थी. सो विमेन एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में तो ये किसी विमेन ने ही लिखा होगा. सो यहाँ बिल्कुल सही है, बेगम रोकेया सखावत हुसैन, इन्होंने इसको लिखा था. तो यहाँ पर दैट मेक्स ऑल थ्री ऑप्शंस एज अ करेक्ट आंसर, तीनों ही करेक्ट हैं. अच्छा, यहाँ पर ना एक और वर्क आपको याद रखना है, एक स्त्री पुरुष तुलना, स्त्री पुरुष तुलना, ये ताराबाई शिंदे का है. स्त्री पुरुष तुलना ये ताराबाई शिंदे का है, जिसमें पेट्रियार्कल सोसाइटी को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया है. एंड गुलामगिरी किसका है, ये ज्योतिबा फुले का है. टॉकिंग अबाउट सुल्तान स्ट्रीम, ये रोकेया सिखावत हुसैन का है. पंडिता रामाबाई का हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ये है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, माहड़ सत्याग्रह के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. ये क्या, ये सत्याग्रह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लीड किया था. दूसरा ऑप्शन है, ये लॉन्च किया गया था टू एसर्ट द राइट्स ऑफ अनटचेबल्स, ताकि वो सारी जो पब्लिक वाटरिंग प्लेसेस हैं उनको यूज़ कर सकें, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द बोल रेजोल्यूशन विच वॉज पास्ड इन 1923 बाय द बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल. थर्ड ऑप्शन है कि मूवमेंट की वजह से जो अनटचेबल्स है उनको कालाराम टेम्पल में एंट्री मिली थी. कालाराम टेम्पल ये नासिक में है. सो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. ओके, सी इसमें ये तो सभी को पता होगा, इट वॉज एसोसिएटेड विद समथिंग हैज़ टू डू विद द अनटचेबल्स, है ना. इसमें माहड़ सत्याग्रह में बी आर अम्बेडकर लीड करेंगे इस सत्याग्रह को, ये भी बिल्कुल करेक्ट है. लेकिन थर्ड ऑप्शन एक्चुअली इनकरेक्ट है. जो माहड़ सत्याग्रह था ना, ये 1927 में बेसिकली हुआ था. ये एक एंटी कास्ट मूवमेंट था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको लीड किया था. इसका इमीडिएट इशू एक्चुअली ये था कि एक चावदार टैंक था, चावदार टैंक, ये पब्लिक वाटर सोर्स था जो कि माहड़ में था. माहड़ एक तरह से बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आता था उस टाइम पर, माहड़ बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट था. जो 1923 का बोल रेजोल्यूशन है ना, बोल रेजोल्यूशन पास किया गया था, उसमें बोला गया था कि जो दलित्स हैं, जो अनटचेबल्स हैं, वो पब्लिक वाटर सोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, है ना. बट चावदार टैंक में दलित्स को अलाउ नहीं किया जाता था वाटर रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए, मतलब इसको यूज़ नहीं कर सकते थे दलित. सो दैट इज़ वाई, क्योंकि ये माहड़ में था ये टैंक, है ना. माहड़ किस में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में. तो दैट इज़ वाई इसका नाम रखा गया माहड़ सत्याग्रह. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको लीड किया था. बोल रेजोल्यूशन का रोल ये है कि 1923 में एक बोल रेजोल्यूशन आ गया था जिसमें बोला गया था, बोल रेजोल्यूशन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो उस टाइम पर बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल थे जिन्होंने ये रेजोल्यूशन पास किया था, उनका नाम था ये SK बॉल. सो दैट इज़ वाई इसको बॉल रेजोल्यूशन बोला जाता है कि जो दलित्स हैं उनको पब्लिक वाटर सोर्सेज को यूज़ करना अलाउ है फ्रीली, है ना. बट ये इम्प्लीमेंट अच्छे से हुआ नहीं. अगर ये इम्प्लीमेंट अच्छे से होता तो ये सत्याग्रह होता ही नहीं.
सो 1927 में ये सत्याग्रह होता है अनटचेबिलिटी को रिमूव करने के लिए। बाद में एक महाड़ कॉन्फ्रेंस भी होती है 1927 में। बाकी जो थर्ड ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। जो कालाराम टेम्पल एंट्री मूवमेंट हुआ था ना नासिक में, ये 1930 में हुआ था। ये भी वैसे तो अंबेडकर लीड ही था, अंबेडकर वॉज लीडिंग इट, बट इट इज़ नॉट रिलेटेड टू महाड़ सत्याग्रह। ठीक है, ये टेम्पल एंट्री मूवमेंट था और ये पब्लिक वाटर को एक्सेस करने के लिए मूवमेंट हुआ था। ये दोनों के बीच डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स ड्यूरिंग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, द सतनामी मूवमेंट वॉज फाउंडेड बाई गुरु घसीदास, हरिदास ठाकुर, ताराबाई शिंदे, गुरु राम सिंह। ताराबाई शिंदे का अभी हमने पढ़ा था ना, स्त्री पुरुष तुलना, याद रखना वो चीज़। सो अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है बहुत, एलिमिनेशन तो काम आएगा नहीं। ये मूवमेंट एक इम्पोर्टेंट सोशियो रिलीजियस मूवमेंट मान सकते हो 19th सेंचुरी में एंड 19th सेंचुरी। इट वॉज मूव्ड बाई, इट वॉज एसोसिएटेड विद गुरु घसीदास। गुरु घसीदास अर्ली 19th सेंचुरी में छत्तीसगढ़ में ये मूवमेंट एमर्ज हुआ था। इसका मेन पर्टिकुलरली जो इसका मूवमेंट का सेंटर था ना, आई मीन जो सपोर्ट था वो दलित कम्युनिटीज़ से था। सेंट्रल इंडिया की दलित कम्युनिटीज़ पर्टिकुलरली जैसे छत्तीसगढ़, मेनली ये मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ का सपोर्ट इसने गेन किया था, है ना। जैसे एक सेक्शन है यहाँ पर लेदर वर्किंग कम्युनिटीज़, तो उनका मेनली इन्होंने सपोर्ट गेन किया था। और मेन इसका पर्पस डिस्क्रिमिनेशन को अपोज करना था, कास्ट बेस्ड जो हायरार्की, कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज़ को चैलेंज करना था। सो सतनामी मूवमेंट मेनली सोशल इक्वालिटी, डिग्निटी, सोशल स्टेटस, दलित्स के या जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं उनके स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए था। एंड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को इसने चैलेंज किया था, सोशल इक्वालिटी को प्रमोट किया था। ऑल्सो नाम से पता चलता है सतनामी तो समथिंग एसोसिएटेड विद द गॉड्स, हिंदू गॉड्स, बट देखा जाए तो इन्होंने ट्रेडिशनल हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस की अथॉरिटी को रिजेक्ट कर दिया था, पूजा को, रिचुअल्स को इन्होंने अपोज किया था। तो यहाँ एक अच्छा ट्रैप हो सकता है, पूजा पुरोहित या प्रिस्टहुड को की अथॉरिटी को ये अपोज करते थे। रिजिड जो सोशल एंड रिचुअल हायरार्कीज है ना, उनको इन्होंने कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया था। तो एक तरह से ये मोरल लिविंग पर बात करता था, डिग्निटी, मोरल लिविंग, है ना। ट्रेडिशनल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को क्वेश्चन करता था, जो रिचुअल्स होते हैं उनको क्वेश्चन करता था। तो सतनामी ट्रेडिशंस एक तरह से भक्ति ट्रेडिशन से इन्फ्लुएंस मान सकते हो, जैसे डिवोशन पर ज़्यादा फोकस करता था, डिवोशन और इक्वालिटी पर, ना कि आइडल वर्शिप, रिचुअलिज्म, इन सब के ऊपर ये कम फोकस करता था। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगी, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। पहला ऑप्शन है ज्योतिबा फुले, देन टी.के. माधवन, एंड देन लास्ट है मिर्जा गुलाम अहमद। सो ज्योतिबा फुले कंट्रीब्यूशन दिया गया है टू सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स इन इंडिया। ज्योतिबा फुले ही फाउंडेड सत्य शोधक समाज, an association which propagated caste equality. T.K. Madhavan was one of the leaders of the Vaikom Satyagrah to end the prohibition imposed on backward communities from using roads around the Vaikom Mahadev temple in Kottayam, Kerala. Mirza Ghulam Ahmad, he advocated progressive social ideas through his journal तहदीब उल अखलाक। सो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। होपफुली सेशंस हेल्पफुल लग रहे हैं, एंड कंसिस्टेंट रहिए, एंड यस हार्ड वर्क करते रहिए। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।